हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला। दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसी स्टेप्स बताऊंगा जिन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने मॉक टेस्ट के स्कोर को अच्छा खासा इंप्रूव कर सकते हो। जैसे कि आप में से कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा है मुझसे कि जैसे कि आप तैयारी कर रहे हो एसएससी सीजीएल टीयर 2 की 2019 वाले टीयर 2 की, और उसकी जो मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो उन मॉक टेस्ट में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे। आपका एक पर्टिकुलर स्कोर है वो एक पॉइंट पे आके स्टक हो रहा है और उसके ऊपर आपका स्कोर जा नहीं रहा। किसी का स्कोर 120 130 पे आके रुक रहा है, किसी का 140 से 145 पे या 150 पे आके रुक रहा है, या कोई 170 पे रुक रहा है। तो जो गैप बचा है आपका 30 मार्क्स का, 50 मार्क्स का, उसको आप कैसे फिल कर सकते हो, तो मैं बहुत ही डिटेल में आपको समझाऊंगा और प्रॉपर स्टेप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अपना अच्छा खासा स्कोर इंप्रूव कर सकते हो, मनचाहा स्कोर आप ला सकते हो। और जैसा कि मैं आपको फ्रेंड्स हमेशा से कहता हूँ कि टीयर 2 के अंदर स्पेशली आपका क्वांट में फुल मार्क्स आना ही चाहिए, बिकॉज वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और इंग्लिश में आपके कम से कम 185 प्लस आना चाहिए। इतना अगर आप स्कोर करोगे तभी आपको एक अच्छा ओवरऑल स्कोर आपका आएगा और तभी आपको आपकी मनचाही पोस्ट मिलेगी। जो भी आप ड्रीम जॉब लेना चाहते हो, ड्रीम पोस्ट आपकी है, तो वो आपको तभी मिलने वाली है जब आपका रैंक अच्छी होगी, और रैंक अच्छे लाने के लिए आपके स्कोर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको स्टेप बताने वाला हूँ, अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा कि आप कैसे स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहला काम, सबसे पहली स्टेप आपकी ये है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है वो रीजंस जिसकी वजह से आपका स्कोर कम हो रहा है। देखिए, एक बात तो आपको समझना पड़ेगी कि आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका स्कोर इंप्रूव होगा। बट वो जो एफर्ट है उसका डायरेक्शन सही होना बहुत ज़रूरी है। आपको कहाँ एफर्ट लगाना ये पता आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको रीजंस पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आपके एक्चुअल में 3 रीज़न होंगे, 3 कारणों से आपके स्कोर कम आ रहे होंगे। पहला रीज़न ये है कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे। मतलब कि मान लीजिए कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके कॉन्सेप्ट ही आपको क्लियर नहीं है, तो उसके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ना होने की वजह से उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, तो ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन आपसे छूट रहा है, जिसकी वजह से वो आपका नंबर का लॉस हो रहा है। पहला रीज़न ये होगा। दूसरा रीज़न ये होगा कि आपको कॉन्सेप्ट पता तो होगा लेकिन उतनी कमांड उस कॉन्सेप्ट पे नहीं होगी, आपने इतनी प्रैक्टिस नहीं की होगी उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की, जिसकी वजह से आप उस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाओ। जैसे कि मैंने कई बार आपको कहा है कि क्या होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे होते हैं जो अगर आपको थोड़ा ज़्यादा समय दे दिया जाए तो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन आप उसको स्पीड में सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो दूसरा रीज़न ये होगा कि आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तो है बट प्रॉपर प्रैक्टिस आपकी नहीं होगी उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, इसलिए आप अपना स्कोर इंप्रूव नहीं कर पा रहे। और तीसरा रीज़न ये होगा कि आप बहुत सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, जैसे कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स। कई बार हम क्या करते हैं, प्लस माइनस की छोटी छोटी गलती कर देते हैं, प्लस को माइनस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम कुछ गलती करते हैं जिसको कैलकुलेशन मिस्टेक कहते हैं। तो ये गलतियां भी आप करते हो और ये बहुत बड़ा नुकसान देके जाती है। टोटल क्वांट की अगर हम बात करें, टोटल पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मान लो आपने 4 क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी तो 2.5 मार्क्स पर क्वेश्चन आपका लॉस होता है, यानी कि 10 नंबर आप खो दोगे केवल आपकी गलती से, जहां पर आपकी कंसंट्रेशन की कमी थी। तो ये भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से आपका स्कोर कम हो रहा है। और इसमें एक और इशू ये होता है, कई बार आप कंसंट्रेशन से क्वेश्चन को ठीक से पढ़ नहीं पाते। मतलब कि क्वेश्चन में पूछा कुछ गया है और क्योंकि आपकी प्रैक्टिस की वजह से आपका प्री कंसीव्ड नोशन होता है और आप कुछ और समझ लेते हो। तो ये भी एक ब्लंडर हम करते हैं जब हम पेपर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन होता कुछ है, समझते कुछ है और उसको सॉल्व करके गलत सॉल्व करके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा रीज़न है। और मैं आपको फ्रेंड्स कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि इन 3 कारणों के अलावा और कोई कारण नहीं है कि आपके नंबर कट रहे हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इन तीनों चीज़ों के ऊपर काम करना है। सबसे पहले आपको किस पे काम करना है, जब आप कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहे हो और क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ नहीं रहे। क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक आप वहीं करोगे जिन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हो, लेकिन गुणा भाग करने में या जोड़ने घटाने में कोई छोटी सी गलती की वजह से आप आते हुए क्वेश्चन को गलत सॉल्व कर दो और वो आपके माइनस मार्किंग में चला जा रहा है, या फिर आपका फोकस नहीं बन पा रहा, आपने क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा। तो देखो यार, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है। मतलब आपको ये ध्यान रखना होगा जब आप पेपर सॉल्व करने बैठो या आप जब पढ़ाई भी कर रहे हो, मतलब आप प्रैक्टिस भी करते हो ना, तो आप ये चीज़ को ध्यान रखो कि आपका जो क्वेश्चन आपको आता है कम से कम वो एक्यूरेट हो, उसको आप सही सॉल्व करो। एक्चुअली प्रिपरेशन की प्रोसेस भी ऐसी ही होती है। जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप पहले कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लेकर आते हो, आप समझते हो कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद आप क्वेश्चंस को एक्यूरेटली सॉल्व करना सीखते हो, मतलब कि क्वेश्चन जो भी सॉल्व कर रहे हो ना वो गलत ना हो। और उसके बाद आप स्पीड बढ़ाते हो, है ना। ये 3 लेयर में आप तैयारी करते हो। तो ये 3 लेयर्स में आपको तैयारी करना है, तो आपको सबसे पहले एक्यूरेटली सॉल्व करना आना चाहिए।
और इसका एक ही तरीका है कि जब भी आप पेपर सॉल्व करने बैठो तो आपके माइंड में एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, किसी भी हालत में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, भले ही आपका पेपर अधूरा छूट जाए। मतलब कि जितना पेपर आप सॉल्व कर रहे हो, जितना पेपर आपको आता है, वो पूरा का पूरा सही होना चाहिए। और फ्रेंड्स, ये कोई ना ऑप्शन नहीं है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये कंपलसरी कंडीशन है। अगर आप एक भी गलती करते हो, छोटी सी मिस्टेक कि आपकी क्वेश्चन आपका इनएक्यूरेट होता है, आपकी गलती होती है, तो 2.5 नंबर चले जाते हैं। और आपको बहुत दुख होगा जब आप एग्जाम के बाहर निकलोगे ना, तो आपको उस क्वेश्चन का दुख नहीं होगा जो आपको नहीं आता था। जिसको आपको आता ही नहीं है, आपने सॉल्व नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आपको आता था और आते हुए आपने उस क्वेश्चन को गलत सॉल्व करा, आपको बहुत दुख होगा और उस समय को आप वापस ला नहीं पाओगे। ठीक है, तो उस समय आप रिग्रेट करो, उससे अच्छा है कि इस चीज़ को अभी सुधार लो। और अभी से ही जब आप जो एग्जाम सेट, जो आपका प्रैक्टिस सेट्स होता है, जब मॉक टेस्ट आप सॉल्व करने बैठते हो, तो आपके माइंड में एक चीज़ बहुत अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए कि आपकी पहली प्रायोरिटी ये है कि किसी भी हालत में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पूरे फोकस के साथ सॉल्व करना है, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, और जब आप ये भाव लेकर, ये विचार लेकर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू करोगे तो इसका इफेक्ट आपको दिखेगा जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए और क्वेश्चन को पढ़ने में गलती नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आपको इम्प्रूव, आपको दिखेगा कि स्कोर आपका इम्प्रूव होगा। कम से कम जो आपके माइनस मार्किंग हो रही है वो होना आपकी बंद हो जाएगी, और वो भी बहुत बड़ा स्कोर होता है, कम से कम 10 नंबर तो उसमें होंगे ही, क्योंकि 100 क्वेश्चन में से कम 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो ऐसे होते ही हैं जिसमें आप मिस्टेक कर देते हो। और देखो यार, इसमें ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि आपसे मिस्टेक हो रही है, ये ह्यूमन नेचर है ना। हम गलती करते हैं क्योंकि हमारा कोई कंसंट्रेशन नहीं होता है या कुछ छोटी छोटी गलतियां हम कर देते हैं, तो बहुत नॉर्मल सी बात है और इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ऐसा कभी मत सोचना, अपने आप में रिग्रेट मत करना कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो या ठीक से पढ़ नहीं पाते तो हमेशा ऐसा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप 15 से 20 दिन में, 25 दिन में आसानी से इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो जो मैंने बताया उसको फॉलो करना। कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ाओ, जब पढ़ो क्वेश्चन तो अच्छे से सॉल्व करो, और ये मान के करना कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको किसी भी कीमत पे क्वेश्चन गलत नहीं करना। ठीक है, जितने क्वेश्चन आते हैं तो आते हैं, उन सारे क्वेश्चन को आपको सही सॉल्व करना है। तो इतना भी अगर आपने कर लिया तो वो 4-5 क्वेश्चन जो आप गलत कर रहे थे, आपको आते हुए क्वेश्चन जो गलत कर रहे थे, उसके आप 10 से 12.5 नंबर बचा लोगे, तो आपकी जो ओवरऑल स्कोर में 10 to 12 नंबर आपका जो स्कोर है वो आपको इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये होगी पहली चीज़। सेकेंड चीज़, वो क्वेश्चंस होंगे जो क्वेश्चन आपको आते तो हैं लेकिन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे टाइम में। मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए आपकी ज्योमेट्री अच्छी है, आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है, आपके मेंसुरेशन अच्छा है, आपको कॉन्सेप्ट सब पता है, आपको आता सब कुछ है, आपने सब कुछ पढ़ लिया, सारे फॉर्मूले पढ़ लिए, लेकिन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे क्वेश्चन को, टाइम में सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो इसका रीज़न क्या है कि आपने प्रैक्टिस ही नहीं की है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो एक पर्टिकुलर टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने का फ़ायदा क्या मिलता है कि अपने ब्रेन में ना कहीं आप पैटर्न क्रिएट कर लेते हो, आप शॉर्टकट्स क्रिएट कर लेते हो। जैसे कि मैं आपको कई बार ये कहता हूँ, पास्ट में कह चुका हूँ कई वीडियोस में, कि शॉर्ट ट्रिक जैसे कोई चीज़ नहीं होती है। शॉर्ट ट्रिक वो होती है कि जैसे कि आप कोई टॉपिक पे पढ़ रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो उस टॉपिक को इतना आप नेचुरल बन जाता है, वो टॉपिक आपके ब्रेन में इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है कि उसके क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी से सॉल्व करने लग जाते हो। ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन जो होता है वो शॉर्टकट्स ढूंढ लेता है और उसको बना लेता है माइंड में। ऐसे कई सारे टॉपिक्स, कई सारे क्या मतलब लगभग 90% टॉपिक्स तो होंगे ही जिनकी आपने कोचिंग की होगी, आपने क्लासेस ली होगी, आपने समझ लिया होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपको सब पता होगा, लेकिन फिर भी उन क्वेश्चंस को आप टाइम के अंदर सॉल्व नहीं कर पा रहे। बिकॉज देखिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, यहाँ पर आपकी नॉलेज कोई चेक नहीं कर रहा, आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो आपने पढ़ा है उसको इतने टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो क्या। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो उस किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन को आपको लिमिटेड टाइम में सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन को एवरेज 1 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना ही है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा उन सभी टॉपिक्स को। ये आपकी दूसरी स्टेप है। आप क्या करोगे, जैसे कि जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो तो साथ में एक पेपर और पेन रखो, जहाँ पर आप 2 कॉलम बनाओ, जिसमें एक ऊपर लिखो प्रैक्टिस और साइड में लिखो कॉन्सेप्ट्स। तो प्रैक्टिस के अंदर आप वो वाले टॉपिक लिखोगे जिनको आपको पढ़ना कुछ नहीं है, जिसके बारे में, जिसके आपको फॉर्मूले नहीं रटना, जिसके बारे में आपको कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं लेकर आना है, लेकिन इन टॉपिक्स को आपको प्रैक्टिस करना है। सिर्फ इन टॉपिक्स के, पर्टिकुलर टॉपिक के आपको 50, 100, 150 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करना है, ताकि ये टॉपिक जो है आपको यूज टू हो जाए, आपको ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए आपके माइंड में, और इनके क्वेश्चंस को आप जल्दी सॉल्व कर सको। ठीक है, तो ये लिस्ट आपको बनाना कंपलसरी है फ्रेंड्स। अगर आपने ये नहीं किया
तो ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे और आपका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। और मैं आपको जेन्युइनली बता दूं, कम से कम ये 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं जो कि इस प्रकार से फ्रेम होते हैं एग्जाम के अंदर कि वो आएंगे और वही यही चेक करेंगे कि आपने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कितनी प्रैक्टिस की है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम प्रैक्टिस का ही खेल है। तो आपको ये आइडेंटिफाई तो पहले करना पड़ेगा ना। आइडेंटिफिकेशन की जो प्रोसेस है ये तो आपको लाना ही पड़ेगी। आपको ये पता चलना है कि कौन से वो टॉपिक्स हैं जहाँ पर आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब आपने सारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लिए, आपने पढ़ सब लिया, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की है। ठीक है, तो ये चीज़ का विशेष ध्यान रखो। पहले आप कॉलम बनाओ और लिखो प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट्स, और प्रैक्टिस वाले कॉलम में आप सारे टॉपिक के नाम लिखो पैरेलल। जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे तो आप ये अपने आप को आइडेंटिफाई करते चलोगे कि इस टॉपिक में मेरा क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, मुझे सब आता है लेकिन मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रही, तो आप उसका नाम लिखते चले जाइए, ताकि आपकी लिस्ट तैयार हो जाएगी कि आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रैक्टिस करना है। क्योंकि सिर्फ मॉक टेस्ट देने से मतलब नहीं है ना। जब आप मॉक टेस्ट दे लेते हो उसके बाद में आपको अपनी कमजोरियां पकड़ना पड़ती है। उन कमजोरियों को पकड़ करके ही आप तय कर पाओगे कि एक्चुअल में आपको कहाँ काम करना है, ताकि आप अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सको। ठीक है, तो ये हुआ आपका दूसरा काम, उन सभी टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना जिनकी आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस कर करके ही उन क्वेश्चंस को आपको वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। और मैं आपको बताऊं, लगभग ऐसे 12 से 15 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे डेफिनेटली, जो कि अभी आप तो छोड़ के आ जाओगे क्योंकि आप टाइम में सॉल्व नहीं कर पा रहे या आप उनको जल्दीबाजी में गलत कर दोगे। तो अगर हम 15 भी क्वेश्चन माने तो लगभग आपके 30 नंबर होते हैं, अगर आप छोड़ भी देते हो तो 30 मार्क्स का लॉस आप करते हो, जो आपको चीज़ आती है लेकिन समय की कमी होने की वजह से आप उसको सॉल्व नहीं कर पाए। तो अगर आप ये काम करते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस के सारे टॉपिक्स लिख करके उन पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, तो डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ेगा और 30 नंबर जो आप खो सकते थे उसको आप नहीं खोगे और आपके ये स्कोर में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट स्टेप आपकी आती है ऐसे टॉपिक्स जो कि आपने पढ़े ही नहीं है, जिनको आपको छुआ ही नहीं होगा। और ऑन एन एवरेज मैं आपको बताऊँ कि एवरेज स्टूडेंट के लिए लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूरे पेपर में ऐसे आने वाले हैं जो सबको हिलाते हैं। मतलब ये 5 सवाल जो होंगे ना, ये ऐसे होंगे कि ये आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को भी चेक करेंगे, ये ऐसे एरिया से निकाल के पूछे जाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। उसके बाद ये टाइम कंज्यूमिंग भी होंगे, मतलब पॉसिबली आपका समय बहुत ज़्यादा खाएंगे। क्योंकि होता क्या है ना फ्रेंड, जैसे कि हम किसी भी टॉपिक की बात करें, हम ज्योमेट्री की बात करते हैं, ज्योमेट्री में क्या होता है ना, हमको ये लगता है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन पॉसिबली कुछ एक चीज़ ऐसी होती है जो हम छोड़ देते हैं, जाने अनजाने में हम उसको नहीं पढ़ पाते हैं, या हम जिससे हमने कोचिंग की है, जहाँ से हमने पढ़ रहे हैं, उन्होंने हमको पढ़ाया ही नहीं है। तो हो सकता है ऐसा कुछ भी हो, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। ये जो 5 सवाल होंगे ना, ये वही 5 सवाल होंगे जो चेक करेंगे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसी है। वो एरिया जो बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं वो आपको पकड़ना है। तो इसके लिए आप जो कॉन्सेप्ट वाला कॉलम है वहाँ पर उन टॉपिक्स का नाम लिखोगे, और मेरी अगर सलाह मानो तो उस पूरे के पूरे क्वेश्चन को ही आप लिख सकते हो, जो क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आया। आप इसको पहचानोगे कैसे कि जब पेपर आप पूरा सॉल्व करोगे तो पॉसिबली आपको ऐसे 5 सवाल मिलने वाले हैं, ऑन एन एवरेज आपको 5 सवाल मिलेंगे जो क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आएंगे कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप पूरा का पूरा एज इट इज आप लिख देंगे, ताकि आपको एग्जैक्टली ये पता चल जाए कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, और उस टॉपिक में, उस सब्जेक्ट टॉपिक में ऐसा कौन सी चीज़ें हमने छोड़ दी है पढ़ाई में, मतलब ऐसा एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो हमको पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी होगा डेफिनेटली, और इसको आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको स्कोर करना है, आपको रैंक लगानी है ना। तो ये 5 सवाल भी ऐसे हैं जो आपको करना ही पड़ेंगे सॉल्व, अदरवाइज आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप टॉप रैंक में आओ। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ यार, टियर 1 में हमने देखा है कि कई बच्चों के 200 मार्क्स हैं, 200, कईयों के 200 के ऊपर भी हैं। तो ये फुल मार्क्स लोग लेकर आए हैं टियर 1 में। अगर आप उस जगह पे हो तो ठीक है। अगर आपके वहाँ से 10, 15, 20 नंबर कम हैं तो आपके लिए ये मैंडेटरी कंडीशन है कि आप टियर 2 में कम से कम क्वांट में फुल मार्क्स स्कोर करें, और इंग्लिश में आप 180 to 185 प्लस स्कोर करें ही करें। यानी टियर 2 में आउट ऑफ 400 आपको मिनिमम 380 मार्क्स प्लस लाना ही पड़ेगा, तभी आप उम्मीद कर सकते हो कि आपकी जो ड्रीम जॉब है आपको मिलेगी। अदरवाइज देखिए, एग्जाम क्लियर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको हमेशा से कहता हूँ। एग्जाम क्लियर कर लोगे या कोई छोटी मोटी पोस्ट मिल जाएगी तो आपको बाद में वो रिग्रेट होगा कि थोड़ी सी और पढ़ाई कर लेते यार, और थोड़ा सा और अच्छा एफर्ट लगाते तो शायद वही पोस्ट मिल जाती जिसके लिए हम पढ़ाई कर रहे थे। तो बाद में रिग्रेट हो, उससे अच्छा है कि अभी हम उस प्रोसेस को एग्जॉस्ट कर लें और अभी अपने ऊपर काम कर लें, ताकि हम अपना स्कोर इंप्रूव कर लें। ठीक है, तो जो 3 स्टेप्स मैंने आपको बताई है, उन 3 चीज़ों पे आप काम करो। जैसे कि पहले वाले एरिया में मैंने आपको बताया कि 10 से 12 नंबर आपके बढ़ेंगे, सेकंड वाले में आपके 30 मार्क्स बढ़ सकते हैं, और थर्ड वाले में आपके 10 मार्क्स बढ़ेंगे।
तो कुल मिलाकर ये 50 नंबर होते हैं। अगर आप इसमें अपना 80% भी लगाते हो ना, तो भी आप अपने एग्जिस्टिंग स्कोर से 40 नंबर ऊपर बढ़ा सकते हो, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जितनी तरीके मैंने आपको बताए हैं ये सब प्रैक्टिकल है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप इन सभी मेथड्स को, स्टेप्स को अप्लाई करोगे और अपने स्कोर को इम्प्रूव करोगे। क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं है, लगभग 27 से 28 दिन आपके एग्ज़ाम को बचे हुए हैं, और ये बहुत ही क्रूशियल समय है। ये समय ऐसा है कि आपकी पूरी की पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूँ कि आप समय को बिल्कुल बर्बाद ना करें, एक एक मिनट को यूटिलाइज़ करना सीखें, और कोशिश करें जितना ज़्यादा आप यूटिलाइज़ कर सके हो एक एक मिनट को। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो आपको डेली बेसिस पे करना चाहिए, वो है रिवीजन। आप कुछ भी करें, आप चाहें तो डेली मॉक टेस्ट लगाएं, चाहे आप ऑल्टरनेट डेज मॉक टेस्ट लगाएं, लेकिन आपको 2 घंटा कम से कम डेली रिवीजन के लिए निकालना ही चाहिए। रिवीजन एक ऐसी चीज़ होती है फ्रेंड्स जो रिकॉल करवाती है हमने जो ऑलरेडी पढ़ रखा है। होता क्या है, हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, आपने आज से 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने पहले बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन होता क्या है, पढ़ा हुआ 10 महीने पहले वो आज आपको रिकॉल होगा कि नहीं होगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो 10 महीने पुरानी मेहनत आपके एग्ज़ाम के अंदर काम आए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो मेहनत करने का कोई मतलब ही नहीं, वो समय आपका बेकार हो गया। और रिवीजन जो ऐसी चीज़ होती है, रिवीजन जो है आपकी पूरी एनर्जी को चैनलाइज कर देती है। जो भी आपके एफर्ट्स आपने लगाए हैं अतीत में, जो भी आपने मेहनत की है, वो पूरी मेहनत को एक चेन में डाल देती है रिवीजन। तो रिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की है, और दिस इज द ओनली की टू सक्सेस फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि रिवीजन को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। डेली बेसिस पे 2 घंटा, चाहो तो आप 1 घंटा सुबह रिवीजन कर सकते हो, 1 घंटा शाम को कर सकते हो, ऐसा करो। बट रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जितना भी आपने पढ़ा हुआ है उसको बार बार रिपीट करो। जितना ज़्यादा आप रिपीट करोगे उतना जल्दी आपका जो ब्रेन है, आपका माइंड है, उन सभी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेगा, और आपको बहुत ही नेचुरल लगने लगेगा। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो आप हिलोगे नहीं, आप डरोगे नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, और बहुत ही नेचुरली आप उसको सॉल्व कर लोगे बिना कोई प्रेशर बिल्ड किए। तो रिवीजन का इंपॉर्टेंस समझना फ्रेंड्स, और रिवीजन अच्छी तरह से करना, पूरी शिद्दत से करना, पूरी मेहनत से करना। और उम्मीद करता हूँ आप अच्छी मेहनत करोगे, अच्छी पढ़ाई करोगे। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास, मेरे पास आज फ़ोन आते हैं, वो बोलते हैं 16 वाले एग्जाम में, 17 वाले एग्जाम में क्लियर कर चुके हैं। और आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ, आप एक वापस से Tier 2 देने वाले हो, तो आप भी क्लियर करोगे अच्छे मार्क्स के साथ में, और फिर मुझे फ़ोन लगा के बताना कि आपने कैसा स्कोर किया। इसके अलावा अगर आप कुछ मुझसे हेल्प चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, आपको गाइड करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उसके ऊपर वीडियो बनाने का। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, काम का लगा हो, फ्रूटफुल लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना। लाइक करने से एंकरेजमेंट मिलता है, और हम ज़्यादा प्रोत्साहित होते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा मेहनत करें आपके लिए। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।